ओम सैनी सर, कई सारे नेता हैं, लंबी फहरिस्त आ रही है। भारतीय जनता पार्टी में भी ये देखा गया था कि कई सारे नेताओं ने खुद को बैक कर लिया, टिकट मिलने के बाद भी कुछ लोगों ने टिकट वापसी की। अब सेम वही नज़ारा जो है वो कांग्रेस में भी देखने को आ रहा है। कई सारे बड़े नाम हैं जो अब अपने को चुनाव मैदान से दूर रखना चाहते हैं। कुछ लोग टिकट भी वापस करना शुरू कर चुके हैं। क्या वजह देख रहे हैं आप? ये नेताओं का डर है या फिर इसके पीछे कोई और वजह भी देखी जा सकती है? तो ऐसा देखिए, दोनों गठबंधन जो है यानी एनडीए और इंडिया, इनके स्वरूप बिल्कुल स्पष्ट हो चुके हैं। आपको इसमें शक और शुबा नहीं है कि अगर इंडिया ताकत में आता है, इंडिया सत्ता में आता है तो क्या करेगा, और एनडीए आता है तो क्या करेगा। ऐसी स्थिति में इस तरह का कोई वो नहीं है। लेकिन लगता यह है कि जो उम्मीदवार हैं वो शायद भय, लालच और आकलन, आतंक, इन तीन चीजों के शिकार हो रहे हैं। भय जिनको ये जिनकी कमीजें साफ नहीं है, कॉलर साफ नहीं है, तो उस चिंता में है कि कभी भी कुछ भी, ये जो चार पहलवान घूम रहे हैं भारत सरकार के, वो इधर से उधर कहीं भी पकड़ सकते हैं। ईडी है, सीबीआई है, आईटीआई, सारा इनका भय है उनको। और आकलन में जो लोग जिनके दिमाग में बैठ गया कि हिंदुत्व तो अपने आप में बड़ा स्थापित सत्य है, इसलिए वहां पर ही चलना चाहिए। क्योंकि जैसे राजस्थान के एक मंत्री ने कहा कि लोग छप्पर फाड़ करके आ रहे हैं, दरवाजे तोड़ करके घुसे आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो इस तरह का जिन लोगों का ख्याल बन चुका है वो उससे आ रहे हैं। तो ज्यादातर अपने अपने इंटरेस्ट की वजह से है। ये भी सच है कि कुछ लोग अपनी उम्र का हवाला देते हुए अपने आप को दुखी कर रहे हैं। जैसे आपने अशोक गहलोत का नाम लिया, अशोक गहलोत पे अभी हाल ही में उनकी 3 आर्टरीज में स्टंट लगा है, तो उस हिसाब से इस काबिल नहीं है कि लोकसभा के चुनाव को उस तरीके से आगे ले जा सके। और यही वजह है कि उन्होंने जोधपुर से जो उनके साथ व्यक्ति जिसको टिकट दिया है वो उस तरीके से है। मतलब भय नहीं है। ये अशोक गहलोत के बारे में समझा जाए कि उनको भय है, बड़ा आश्चर्य होगा। उनको नहीं है भय। उनका आकलन भी बिल्कुल सही है। उनका ठीक से मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बाकी प्रदेशों के साथ साथ में राजस्थान में उस हालत में नहीं है जिस हालत को समझा जा रहा है कि 0 और 25 का सिलसिला था। इस बार तो आकलन पराजय के साथ में ये स्थापित हो गया था विधानसभा की कि 8 सीटें 10 सीटें ऐसी जिसपे कि कांग्रेस पार्टी की बढ़त है और प्रभावी है। तो ऐसी स्थिति में वो भी काम नहीं कर रहा। जो कुछ राजस्थान में तो जो कोटा की सीट को लेकर के और एक भारतीय जनता पार्टी के प्रभावी नेता है वो इधर आने की चेष्टा कर रहे हैं, उनको लेके बहुत है। और भूपेंद्र यादव जो अलवर में गए हैं तो उनका विरोध हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि सब ये भारी आदमी को यहाँ छोड़ाया गया जबकि हम यहाँ लड़ने के लिए मौजूद है। इस तरह के दृश्य नजर आ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि बाकी जगह इस तरह से भी कुछ हो रहा है कि जैसे आपने यूपी के कुछ उम्मीदवारों का, प्रत्याशियों का उदाहरण दिया, राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं। जैसा ही मैं समझता हूँ कि बाकी जगह भी इतना कुछ नहीं होगा क्योंकि चीजें स्थापित हो चुकी है कि अब इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आता है तो क्या होता है। जो इंडिया गठबंधन की चाल जो देख रहा है, मणिपुर से लेकर के जहां महाराष्ट्र तक जिन्होंने देखा है, बंबई और धारावी की सभा जिन्होंने देखी है, तेजस्वी को जिन्होंने देखा है, अखिलेश को जिन्होंने देखा है, तो वो सारे महत्वपूर्ण है। ये भय के निशान नहीं है। ये तो निश्चित मतलब निश्चित तय होने वाली बातें हैं कि अब कैसे क्या होगा। भय तो उधर हो रहा है कि रामलला काम करेंगे या नहीं करेंगे, मोदी जी की गारंटियां काम करेंगी या नहीं करेंगी। ये शक्ति जो उठाया है उन्होंने वो किस लिए उठाया है, सारा जानते हैं इतना। हाँ जी सर, मैं एक चीज समझना चाहता हूँ। पुराने अगर हम चुनाव को देखें तो क्या जो किसी भी सियासी दल के जो बड़े नेता हैं वो जो लोकसभा का चुनाव लड़ते रहे हैं, क्या वो अपनी लोकसभा सीटों के अलावा दूसरी लोकसभा सीटों पर उन्होंने चुनाव प्रचार नहीं किया है? देश के अन्य हिस्सों में वो चुनाव प्रचार के लिए उनको पार्टियों ने नहीं भेजा है? अलवर का आपने जिक्र किया, जितेंद्र सिंह वहां से सांसद रहे हैं, आज पार्टी में बड़े पद पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कारण यही बताया है कि चूंकि पार्टी ने मुझे बड़ा जिम्मा दिया है इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं, फिर मैं अपनी सीट पर फोकस कैसे करूंगा। क्या ये पहले ऐसा नहीं होता रहा है कि बड़े नेता जो है वो अपनी सीट से भी चुनाव लड़ते थे, इसके अलावा बाकी सीटों पर चुनाव प्रचार भी करते थे? देखिए, मेरा ख्याल है कि कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेटाइजेशन कुछ ज्यादा हो गया है और आला कमान के आदेश के बाद में कोई इस तरह के सवाल भी बाहर करने की हिम्मत नहीं करता था। अब आला कमान को भी कह सकते हैं कि साहब
मेरे पर जिम्मेदारी काफी है, इसलिए मैं अपनी सीट पे अगर रुक गया तो उसके बाद दिक्कत होगी। पहले ये सब नहीं था। मैं तो मिसेस गांधी के वक्त में मैंने ऐसे कहते सुना, न राजीव गांधी के वक्त में सुना, और न इंदिरा गांधी के वक्त में सुना। तो ऐसी स्थिति में अब चीजें बदली हैं और उन बदलावों के लक्षण है ये। लेकिन ये कहना मेरा ख्याल है कि कुछ जाती होगी कि अब भी लोगों को भरोसा नहीं है इंडिया गठबंधन पर, या भरोसा नहीं है मोदी जी की गारंटियों पर। जो जिसको मानने वाला वो उसी तरीके से अपने आप को मजबूती के साथ में उधर खड़ा कर रहा है। नाराजगियां अगर हो रही है तो उसके कारण, जैसे मैं राजस्थान में देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से जो स्थापित नेता नाराज होकर के क्यों कांग्रेस की तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि तत्काल टिकट मिलेगा वित्त होगी। उसी तरीके से जो कांग्रेस में आए हैं और दूसरे पहले जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उनको भी यही उम्मीद है कि शायद टिकट मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी स्थापित होगी तो उसके साथ में हम अपनी राजनीति कर सकेंगे। तो ये कहा ना कि भय, आकलन और लालच, ये तीन चीजें हैं जिनके माध्यम से पूरी ये दल बदल वाली जो प्रक्रिया है वो प्रभावित हो रही है। और वही कुछ कुछ नजर आता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अब भय का सिलसिला नहीं है इस तरीके से, मैं जहां तक इंडिया गठबंधन को समझ पाया हूँ। क्योंकि मणिपुर देखा और महाराष्ट्र देखा, उसके बाद में कौन मानेगा कि मोदी जी का वही दबदबा और रुतबा बरकरार है जो पहले हुआ करता था। तो अब कांग्रेस के अंदर से छोड़ के जाने वालों की बात तो समझ में नहीं आती। जी ओम सैनी सर, कई सारी चीजें आई जिस तरीके से अभी बात हो रही थी। विजय कृष्ण सर ने जो कहा, एक चीज में विजय सर, हालांकि बात थोड़ी सी दूसरी है। अमेठी की जब हम बात करें, राहुल गांधी को अगर देखा जाए कि वायनाड में वो जा करके 4.5 लाख से जीत गए, वो ठीक है, लेकिन उनके कैरियर की, राजनीतिक कैरियर की शुरुआत अमेठी से हुई है। जिस अमेठी ने उनको लगातार 3 बार चुनाव जिता करके भेजा है, अगर हम इस उसमें जब तुलना करेंगे तो वायनाड नहीं कहीं ठहरता है। फिर तो वो 3 बार वहां से सांसद रहे, और आप एक बार हार गए चुनाव तो आप उस जगह को छोड़ देंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, जब जो बात अभी आतमजीत सर भी कह रहे थे, आइडियोलॉजी की लड़ाई। ओम सर, आइडियोलॉजी की लड़ाई में आज आप कांग्रेस को कहां खड़ा देख रहे हैं? इनके नेताओं की जब हम बात करें तो ये जो नेता है राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते हैं। वो चारों, मतलब इस किनारे से उस किनारे और उस किनारे से इस किनारे तक की दूरी नापते हैं, जनसंपर्क करते हैं, लोगों से मिलते हैं, समस्याएं सुनते हैं, एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ ये बड़े नेता, इंक्लूडिंग प्रियंका गांधी, उत्तर प्रदेश की प्रभारी रही, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देती हैं, चुनाव में हार हो जाती है, उसके बाद वो गायब हो जाती हैं। अपने 2 चिंटू पिंटू यहाँ छोड़ जाती हैं जिनके ऊपर बार बार टिकट बेचने का आरोप लगता रहता है। एक उसमें आपके यहाँ से भी आते हैं, राजस्थान से। अब ये जो नेता है, क्या राहुल गांधी की उस मेहनत पर पलीता नहीं लगा रहे हैं, उस मेहनत पर पानी नहीं फेर रहे हैं? राय साहब, एक बात समझिए, आप बहुत जल्दी निर्णय ले रहे हैं और बहुत जल्दी ही आकलन भी कर रहे हैं। वो नहीं, ये वक्त वो नहीं है जब वैचारिक लड़ाई प्रारंभ हुई थी कांग्रेस के अंदर और इंदिरा गांधी सिंडिकेट के खिलाफ खड़ी हो रही थी। मेरे उनके साथ में बड़े मजबूत लोग साथ में थे और उसके परिणाम आपने देखे। उसके बाद में जब राजीव गांधी खड़े हुए थे, राजीव गांधी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने 32 राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष बदल डाले थे और नौजवानों को सामने लाए थे। वो लड़ाई भी बड़े जोर से चली। और आप जितने भी वो पुराने नेता जिन्होंने अपने आप को बिल्कुल स्थापित करके रखा हुआ था और किसी को आने देना नहीं चाहते थे, वो लड़ाई भी जीती। लेकिन अभी जो लड़ाई है, इस लड़ाई में पहले विचारधारा का सिलसिला है। आपने जिन लोगों को शिक्षित किया था वो किस तरीके से जाकर के और मोदी जी की गवर्नमेंट में मिनिस्टर बन के बैठे हैं, जो आपके बड़े भारी प्रवक्ता हुआ करते थे। यानी वैचारिक रूप से इतना कमजोर हो गया इसका कांग्रेस का संगठन या पॉलिटिकल पार्टीज का संगठन। भारतीय जनता पार्टी जो असली में एक परिवर्तन के लिए आई थी, वो किस तरीके से पंगु बन गई अपने 2 नेताओं के सामने। उनका अंदर का डेमोक्रेटिक स्वरूप सारा नष्ट हो गया। ठीक उसी तरीके से कांग्रेस के अंदर भी ये सारा बिल्कुल ध्वस्त होकर के पड़ा हुआ है। इस ध्वस्त इंजन को ही आपने वापस चलाया। और उसके लिए मैं पहले भी कह रहा था कि जिस तरीके से राहुल गांधी मणिपुर से लेके और यहाँ तक पहुंचे हैं, महाराष्ट्र तक, और उससे पहले मोहब्बत की दुकान खोलते हुए चले हैं, तो जनमानस पूरा हिंदुस्तान समझा कि कांग्रेस पार्टी ये है, कांग्रेस पार्टी का लीडर ये है और हमें इनके साथ में जुड़ना चाहिए। वो महत्वपूर्ण बात है। लेकिन यहां से जो भाग रहे हैं, तो मैंने ये कहा ना कि भय, लालच और आकलन में जो गलती कर रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि यही परिवर्तन की राह पर सफल होने वाली पार्टी है या सफल होने वाला गठबंधन है। वो लोग जा रहे हैं या फिर लालच भी जा रहे हैं, या फिर इससे जा रहे हैं कि उन्होंने जो कुकर्म किए हैं पहले, जो कभी भी खुल सकते हैं, जिसमें जिनकी चर्चा राहुल गांधी ने मैं अपने भाषण में भी की, मेरी माँ के पास में
वो जाकर के जिन्होंने इधर से उधर गए हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं मतलब इंडिया गठबंधन का अर्थ नहीं निकल रहा है। एक आदमी ने पूरे प्राण फूके हैं और वो जिसको छुएगा वो बिल्कुल अपने आप में एक मजबूत कार्यकर्ता बनकर के आएगा, मजबूत लीडर बनकर के आएगा। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे बगैर कांग्रेस पार्टी कुछ भी नहीं है, कि हमारे बगैर इंडिया गठबंधन कुछ भी नहीं है, आपको याद हो तो पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि जो क्षेत्रीय छत्रप है, चाहे अखिलेश हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे ये सब जनमानस को देख करके एक साथ में उपस्थित हो रहे हैं और तय किया उन्होंने कि हमें कहाँ जाना है। और ये करिश्मा था राहुल गांधी का कि जो उन्होंने दिखाया पहली यात्रा से और दूसरी यात्रा से। तो मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि ये कोई गलती कर रहे हैं, मैं तो इन लोगों के डर का कारण बता रहा हूं कि कितने लालची हैं, कितने डरपोक हैं, कितने कुकर्म हैं, जिनकी वजह से अपने आप को या तो इधर जोड़ते हैं या उधर जोड़ते हैं। ऐसी स्थिति में बात समझ में आती है। मैं कहीं भी इनका प्रोटेक्टर या इनका वकील नहीं हूं, लेकिन ये तय है कि वायनाड, ये आपका जो सवाल है कि वायनाड को छोड़ के क्यों आएंगे, 4.5 लाख लोगों ने आपको दिया है और उन्होंने आपको स्वीकार किया है और आपको स्वीकार करना चाहते तो आप पहले अनुमति लीजिए उनसे कि मैं चाहता हूं कि दूसरी कमजोर सीट जो बनी हुई है वहां से लड़ूं जाकर के, ताकि कांग्रेस का मैसेज पहुंचे या गठबंधन का मैसेज पहुंचे। इसके लिए जुबान अलग बोलनी पड़ेगी, बात अलग तरीके से कहनी पड़ेगी। ये जो कहा जा रहा है मोदी मीडिया या दूसरे लोग जो प्रचार कर रहे हैं उसका हामी मैं नहीं हूं। मैं तो यही कह रहा हूं कि सारा स्ट्रेटेजी जैसे वो अपनी रणनीति बना करके चल रहे हैं एनडीए या मोदी जी की लीडरशिप में, उस तरीके से इंडिया गठबंधन अपनी रणनीति बना करके चल रहा है। और उनको बहुत जरूरत है ऐसे लोगों की जो पहले संगठन का दायित्व निभाए या कैंपेन का दायित्व निभाए। जरूरी नहीं है कि उनको टिकट लेकर के इलेक्शन ही लड़े। मैं क्या सोचता हूँ दूसरे के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कि साहब राजस्थान में वैभव को मैं नहीं समझता कि क्यों उनको लड़ाया है, किसकी लड़ाया है, सिर्फ पिता की जगह लड़ाया है या कुछ उनमें अपना कोई स्वरूप है जिसकी वजह से। तो ऐसा करिश्मा तो मैंने कुछ देखा नहीं जिससे कहा जा सके कि ये बहुत गजब के प्रत्याशी है, इनको तो लड़ाया ही जाना चाहिए था। तो ये चीजें बिल्कुल ठीक से चल रही है। मैंने बिगिनिंग में कहा कि थम गया है एनडीए, एक तरीके से स्थापित हो गया। इंडिया ने अपनी पूरी छाप पूरे मुल्क पे छोड़ दी है। अब इन सब लोगों की चिंता नहीं है, जिनको टिकट मिलेगा जो जाएंगे वो लड़ेंगे। और इसीलिए कुछ इधर आ रहे हैं, कुछ उधर जा रहे हैं। तो ये आना और जाना जो है उनके आकलन की समझदारी या बेवकूफी है। जिनकी जो उस तरफ जा रहे हैं जो सही रास्ता है तो उसको समझदारी कहा जाएगा, जो उधर नहीं जा रहे हैं तो वो तो उनको कहा जाएगा कोई नासमझ है। तो ये मैं बता रहा था। तो ऐसे मुझे लगता है कि जो कुछ हो रहा है देरी से हमें डेफिनेटली एक बात लग रही है कि सीट शेयरिंग वाला सिलसिला वो तेजी के साथ में हो जाए और उसके बाद में अपना कैंपेन प्रारंभ हो। तो ये हताश नजर आ रहे हैं मुझे मोदी जी जिस तरीके के शक्ति वाले सवाल को लेकर के अपना बोले हैं, तो उससे तो मजाक उड़ रही है उनकी। लोग उस पर हंस रहे हैं कि क्या बात बोल रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि कहीं पर भी इनकी बढ़त नजर आ रही हो। निश्चित रूप से लोग समझ रहे हैं कि सच क्या है, किसके साथ में हमें जाना चाहिए। जी।